वार्निंग: अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे काम करती है। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड असल में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल रेगुलेशंस को पहले से ही लिख दिया जाता है या क्रिएट कर दिया जाता है। अब देखिए ध्यान से, पार्टनरशिप डीड के बारे में यहाँ तक इतना सा तो हमको पता लग गया कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप के रूल्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे होती है, क्या पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में ही लिखा जाना बहुत ज़रूरी है? तो देखिए, इस चीज़ के बारे हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 मौजूद है जिसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में ही क्रिएट करेंगे। पार्टनरशिप डीड रिटर्न में और एज वेल एज ऑरली भी हो सकते हैं, यानी कि मौखिक सिर्फ और सिर्फ ज़बान से कही हुई बातें भी यहाँ पे हो सकती हैं। देखिए, लेकिन अगर मान लो आप फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, फ्यूचर में किसी भी अनसर्टेन एकदम से आने वाली जो झगड़ालू प्रवृत्ति हो सकती है आपस में, तो उससे बचने के लिए इसको रिटर्न में रख लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे पास बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर कंसिडर करे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक्स को अब हम यहाँ पे स्टेप टू स्टेप क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड एड्रेस। तो देखिए, इन बातों को क्लियर करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ 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 अपना कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठ जाएं ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और साथ के साथ आप लोगों के नोट्स यहाँ पे क्रिएट होते चले जाएं। सबसे पहला भाई, पार्टनरशिप का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है, पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है कि भी पार्टनरशिप का नाम क्या है, ये कौन से नेचर यानी कि किस तरीके का बिजनेस करने वाली है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करेगी या कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेगी, क्या करेगी, इसका फुल्ली डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे बताया जाता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करी जा रही है, उसका एड्रेस वहाँ पे प्रॉपरली दिया जाता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्लास, इसको नेम एंड एड्रेस क्लास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि हमारे पास कहा जाता है कि कौन कौन पार्टनर हैं, उनके नाम क्या है और वो रहते कहाँ हैं। इन सभी बातों को इसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है। ये फुली डिटेल बताता है पार्टनर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट पे, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पे हम तय करते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइम के लिए एस्टैब्लिश करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो है वो कितने टाइम के लिए यहाँ पे बनाई जा रही है, वो महीना, 2 महीना, साल, 2 साल या लाइफ टाइम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए, तो फर्म की जो कुल पूंजी है वो कितनी है और पार्टनर्स का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि शेयर ऑफ पार्टनर्स। समझ में आई बात? यानी कि टोटल पूंजी मान लीजिए 1 लाख है, तो फर्म की टोटल पूंजी होगी 1 लाख और बाकी सभी पार्टनर से मिलके उस पूंजी में कितना कितना कंट्रीब्यूशन करा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे फुली डिटेल में आप लोगों को बता दिया जाएगा या आप लोगों ने बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 पे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। देखिए, हम पहले से मीनिंग में भी सबसे पहले हम लोगों ने क्लियर किया था कि जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए क्रिएट करी जाती हैं, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से इनको एस्टैब्लिश किया जाता है और साल के एंड पे प्रॉफिट को पार्टनर्स द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। अब पार्टनर्स उस प्रॉफिट को किस रेशो में, किस अनुपात में, किस प्रोपोर्शनेट के अंदर बांटेंगे, ये प्रोपोर्शनेट हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने पहले से ही तय कर लेना होता है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता किसी कारणवश, तो बाद में झगड़े की या बाद में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले से डिटरमाइन कर लिया जाता है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज को क्या तय करने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि हम पहले से जानते हैं पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल अकाउंट्स 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला हमारे पास आता है फ्लक्चुएटिंग, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता, और दूसरा हमारे पास आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यानी कि स्थायी पूंजी खाता। तो दोनों में से किस तरीके से हम यहाँ पे अकाउंट्स को या कैपिटल अकाउंट्स को क्रिएट करने वाले हैं, पूंजी कौन सी रखने वाले हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखने वाले हैं या
फिर हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल रखने वाले हैं। इस चीज़ का फुली डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जो भी कैपिटल बंदा यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर लगाता है, फर्म के अंदर लगाता है, तो देखिए वो अपनी लगाएगी पूंजी के ऊपर ब्याज तो पक्का लेगा, लेकिन अब वो ब्याज मिलेगा कितना, कितना दिया जाएगा वहाँ पे, ये यहाँ पे तय किया जाता है, जिससे बाद में कोई भी ये ना कहे मुझे कम मिला या मुझे ज़्यादा मिला या मुझे मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला। तो इन सभी बातों का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का जो भी पैदा होने की पॉसिबिलिटी होती है उनको यहाँ पे ना के बराबर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पहले से पता है कि भी पार्टनर को अगर मान लो पर्सनल यूज के लिए कोई चीज चाहिए, कोई पैसा चाहिए, तो वो बिजनेस फर्म में से निकाल सकता है, और अब जब वो पैसा निकालेगा बिजनेस फर्म में से तो उसके ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग तय करेंगे कि क्या फर्म उस ड्राइंग के ऊपर ब्याज लेगी कि नहीं लेगी, और अगर लेगी तो कितना लेगी, उसकी रेट यहाँ पे पहले से ही तय कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स। अगर कोई साझेदार ध्यान देके इस पॉइंट के ऊपर, अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म को ही लोन प्रोवाइड करा दे, लोन दे दे, तो उसके ऊपर ब्याज कितना दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो सिंपली इस बात का ध्यान रखिएगा कि पार्टनर द्वारा दिया गया लोन, उसके ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे कुछ भी तय नहीं है, तो 6% एनम पर एनम यानी कि सालाना के हिसाब से इसके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है जो सैलरीज और द कमीशन है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका फुली डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जाता है। अगर उनको कमीशन दिया जा रहा है तो कितने प्रतिशत दिया जाएगा, कौन से प्रॉफिट्स पे दिया जाएगा, आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट पे दिया जाएगा या बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट पे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज। तो उन पार्टनर्स को यहाँ पे सैलरीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको यहाँ पे फुली डिस्क्राइब कर लिया जाता है और यहाँ पे तय करा जाता है किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। क्लियर, तो ये सारा का सारा। तो अब तक हमारे पास जो है 10 टॉपिक्स या 10 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11 फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ये तय करा जाता है कि जो पार्टनरशिप फर्म हो उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होने वाला है, उसके बुक ऑफ अकाउंट साल में कब बंद किए जाएंगे, क्लोज किए जाएंगे, इस चीज़ का फुली डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे नॉर्मली इंडिया के अंदर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अवेलेबल है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर जस्ट लाइक यूएसए तो वहाँ पे जनवरी से दिसंबर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने फाइनेंशियल ईयर्स को रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट। भाई यहाँ पे बताया जाएगा या देखा जाएगा, समझाया जाएगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी क्रिएट होती हैं पार्टनरशिप फर्म की, उनकी ऑडिट करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। अगर करी जाएगी तो ऑडिट करने वाला बंदा बाहर से लगाएंगे या फर्म के अंदर से लगाएंगे, और उसको बाद में कितना रेम्यूनरेशन यहाँ पे दिया जाएगा ऑडिट को लेकर। तो ये सारी की सारी बातें इस टॉपिक के अंदर कंसिडर कर ली जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर यहाँ पे कोई भी पार्टनर है तो फर्म के अंदर एडमिट होता है और फर्म से रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ हो जाती है, वो फर्म को छोड़ के जाता है, तब उस सिचुएशन में जो भी रूल्स हैं, जो भी बातें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे क्लियर आउट कर ले जाती हैं कि भी क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए बहुत बड़ा ही बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है। इसमें कहता है कि जो गुडविल होती है, गुडविल आप सभी को पता है, गुड नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अब कहते हैं कि पार्टनर के एडमिशन पे, पार्टनर के रिटायरमेंट पे या पार्टनर की डेथ के ऊपर हमको अपनी गुडविल को रीवैल्यूएट करना होता है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स हमारे पास है, तो यहाँ पे तय किया जाता है कि कौन से मेथड से हम अपनी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वो पहले से तय कर दिया जाएगा ताकि बाद में फिर कोई ये ना कहे नहीं इस मेथड से नहीं, हम तो इस मेथड से गुडविल निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंट मेथड से गुडविल की वैल्यू डिफरेंट आती है। नेक्स्ट हमारे पास है हु साइन द चेक। देखिए बिजनेस फर्म जो है रन करती है, अब रन करने के कारण क्या होता है कि भी अब कोई ना कोई बंदा तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालेगा, यानी कि किसी ना किसी के तो साइन होंगे ना बैंक के चेक के ऊपर। जब भी बैंक फर्म को कहीं पे पेमेंट करनी होगी तो वो चेक से करेगी, बैंक से करेगी, तब वहां पर किसके साइन चलने वाले हैं, या इन शॉर्ट इसको कहा जा सकता है कि भी मैनेजमेंट में स्पेशली पार्ट कौन निभाएगा। तो ये बात हमारे पास पहले से तय कर ली जाती है ताकि बाद में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है गार्गर वर्सेस मोरे का नियम। तो प्लीज
ये लास्ट यहाँ पे होने वाला है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गार्गर वर्सेस मूरे का नियम यहाँ पे क्या कहता है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझाने की। तो सबसे पहली तो बात, गार्गर मूरे और एक तीसरा पार्टनर और था। मैं इसके जगह पे ए बी सी का नाम लेता हूँ। ए को आप गार्गर समझिएगा, बी को आप यहाँ पे मूरे समझिएगा, और सी को आप यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी थी वो समझ लीजिएगा। क्या हुआ कि जो हमारे पास सी था वो हो गया इंसॉल्वेंट, यानी कि उसकी पूंजी हो गई खत्म और उसने बिजनेस के पैसे देने आ गए, वो बिजनेस का कर्जदार हो गया। तब उस सिचुएशन में ए और बी यानी कि गार्गर और मूरे जो होते हैं, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो में किस में उस लॉस को बांटे, यानी कि सी का जो लॉस था, अब सी तो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं देगा, तो वो लॉस फर्म का हो गया। तो अब उस लॉस को ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, उनके कैपिटल रेशियो में बांटेंगे या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, इस बात को लेकर दोनों का हो गया झगड़ा। दोनों चले गए कोर्ट। अब कोर्ट में जाने के बाद वहां पे कोर्ट ने डिसीजन दिया, भाई क्योंकि जो भी हमारा सी पार्टनर था उसके द्वारा जो भी इंसॉल्वेंसी के कारण लॉस हुआ वो कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस है तो उसको कैपिटल रेशियो में ही बांटा जाएगा, यानी कि पूंजी के अनुपात में ही बांटा जाएगा। वो रेवेन्यू लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, लेकिन अगर कैपिटल लॉस यहाँ पे आ जाता है तो उसको हम पूंजीगत रेशियो में ही बांटेंगे, पूंजीगत जो हमारे पास अनुपात है उसी में ही बांटेंगे। तो इन शॉर्ट गार्गर वर्सेस मूरे का नियम यही कहता है, पूंजीगत हानियां हैं तो उनको पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा, और अगर हमारे पास आयगत हानियां हैं यानी कि नॉर्मल रेवेन्यू लॉस हमारे पास है तो उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था पार्टनरशिप डीड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, क्या क्या एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इस काम को अच्छे तरीके से नोट डाउन करें और बेहतर तरीके से, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, प्लीज़ भर दीजिएगा उसको अपनी क्वेरीज को लेकर, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़